ओके, तो कल हमने किया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की स्टार्टिंग। मैं बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे बने, कहाँ से बने, क्या जरूरत थी, और इसके अकाउंट्स के स्टैंडर्ड के बेनिफिट्स क्या हैं। और हम डिस्कस कर रहे थे लिमिटेशन। लिमिटेशन में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिमिटेशन है वो भी कल हमने डिस्कस की थी। एक बार वापस से रीड आउट कर लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक चॉइस बिटवीन डिफरेंट अल्टरनेटिव अकाउंट ट्रीटमेंट। ये हमने किया था कि जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसकी एक लिमिट्स है। क्या लिमिट है कि वो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट्स को अपनाने में डिफिकल्टी क्रिएट करता है। इट इज रेगुलरली फॉलो द फेल्स एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी टू अप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी भी कम है। ये भी हमने कल डिस्कस किया था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड द स्टेट। ये भी डिस्कस किया था कि ये जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है अपना जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उनको ओवरराइड नहीं कर सकता। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो भी जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कहाँ पे एप्लीकेबल है, उसकी एप्लीकेबिलिटी किस किस के ऊपर है और कैसे है। एक्सेप्ट द प्योरली charitable organization which does not have any commercial, industrial, or business activity, accounting standard is applicable to। भाई ये बोल रहा है जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अलावा जो भी कमर्शियल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है जो नीचे दी गई है वो सोल प्रोप्राइटरशिप यूनिट, पार्टनरशिप, सोसाइटी, ट्रस्ट, हिंदू इंडिविजुअल फैमिली, सोशल एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कॉर्पोरेट सोसाइटी, कंपनी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। ये एक अलग चीज हो गया, उसने डाल दिया। आईएफआरएस इसको बोलते हैं। एक अपने जैसे रिपोर्टिंग के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। रिपोर्टिंग मींस जो हम रिपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल, उन्हीं की बात चल रही है। तो ये एक अलग चीज हो गया। ये इंटरनेशनल एक्सेप्ट जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड होते हैं उसको रिपोर्ट करने का सिस्टम एक अलग चीज है। ऊपर जो 8 चीज दी गई है वो है बिजनेस के टाइप। अब बिजनेस किस टाइप से हो सकता है, या तो सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, एक इंडिविजुअल पर्सन कर सकता है, या दो लोग मिलके पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, या फिर कोई सोसाइटी है, बहुत सारे लोग मिलके एक सोसाइटी क्रिएट कर लेते हैं, ट्रस्ट क्रिएट कर लेते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है, एक ही फैमिली बिजनेस जो कि फैमिली बिजनेस होता है, उसमें उसी फैमिली के लोग इन्वॉल्व रहते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए एसोसिएशन बना लिया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, जैसे कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, सोसाइटी टाइप एक फंड क्रिएट कर लेते हैं, उस फंड से लोगों की मदद करते हैं। कंपनी होता है, कंपनीज एक्ट से बना है। कंपनीज उसकी एक वाइड डेफिनेशन है कंपनी की। ठीक है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम मैंने आपको बता दिया है कि जैसे इंडिया में जो इंडियन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है वैसे ही इंटरनेशनल जो एमएनसी कंपनी है उनको रिपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। नंबर 10 पे लिखा है देयर हैव बीन वास्ट चेंजेस इन द ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो विद द of globalization, liberalization, and privatization, the advance of translation, corporation research of fund, all the stated in the corporation of additional business and the has result the raise of capital globally. For example, cutting across international boundaries। अब ये क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जरूरत के तौर पे नीचे जैसे आया है कि भाई इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्या जरूरत आई, उसी हिसाब से फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्या जरूरत आई। अब ये है कि जैसे अब पहले क्या होता था, मतलब छोटे एरिया में बिजनेस कर रहे हैं, फिर इंटरनेशनल बाउंड्री में चले गए, उसको ले जाने के लिए क्या हुआ, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन हो गया हर चीज का। पहले गवर्नमेंट और
जो है राजा, जो है उनके एक प्रॉपर्टी अधीन होती थी, वो अब नहीं रहा। जो बिजनेस है वो ओपन मार्केट में हो गया है। तो जो भी ट्रांजेक्शन है कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, जो बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की इकोनॉमी को जो मेंटेन करते हैं, उनके रिपोर्टिंग के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जरूरत है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत है। ठीक है। और since the each country has its own set of rules and maintain business record accounting purpose financial reporting, जैसे कि इंडिया में मैंने बताया कि इंडिया के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रूल्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बनाती है। और बनाती कैसे है, वो कंपनीज एक्ट और जो ICAMI ए आई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया है, उसकी बॉडी मिलके सब लोग मिलके क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं। वैसे ही इंटरनेशनल अगर कोई कंपनी चल रही है, उसको फाइनेंशियल के रिपोर्टिंग के जो स्टैंडर्ड बनाने हैं। अच्छा, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है वो कॉन्सेप्ट के बेस पे ही होते हैं। वो इंटरनेशनल के कॉन्सेप्ट और इंडियन जो कॉन्सेप्ट है वो सब। अब इसमें जरूरत क्या है इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट की, कि अगर हर एक देश का अलग अलग स्टैंडर्ड रहेगा, अलग अलग तरीके से अगर सब लोग रिपोर्टिंग करेंगे, तो फिर वो अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक लूज कर जाएंगे, जो यूनिफॉर्मिटी, कंपेरेबिलिटी, रेलिवेंस, वो चीजें जो है थोड़ी सी पीछे चली जाती हैं। तो इसलिए क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। It became the comparable and complex exercise. The external rules regulation of countrywide the business arise dedicated the capital needs of foreign currency. तो ये तो है चीज, इन ऑर्डर टू मेंटेन डायनेमिक कम्पिटिटिव एंड कंपनी टू स्टॉप। दूसरा क्या है, अगर आप एक नेशनल बिजनेस करते रहते हो तो ग्लोबल साइज का बिजनेस नहीं हो पाता। फॉरेन जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके इकोनॉमिक बेनिफिट आप नहीं उठा पाते। और अगर आपका बिजनेस इकोनॉमिक मतलब फैल गया है और इंटरनेशनल मार्केट में चला गया है, तो उसको एनालाइज आप डोमेस्टिक स्टैंडर्ड है उनसे नहीं कर सकते। आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसी से आप इंटरनेशनल बिजनेस का एनालिसिस कर सकते हैं और इन्वेस्टर्स जो है अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो उससे गैदर कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में जो बिजनेस कर रहे हैं। It is the important of financial statement forward the business organization country comparable। कंपेरेबल ये तो हो ही गया, हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जो भी अकाउंटिंग के जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है कंपेरेबिलिटी, वो अगर नहीं होगी तो फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं उससे उसके जो भी स्टेक होल्डर है उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन और फेयर व्यू या डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो नहीं मिल पाती है। In view of this trend toward the global coverage of accounting standards, seek the memoranda of international reporting standard। अब यही उसी की नीड को ही बताते हुए आगे बोल रहा है कि जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो ग्लोबल कवरेज करने के लिए, यानी कि जो भी आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड हैं उसको ग्लोबलाइज स्टैंडर्ड में मॉनिटर करना जरूरी है, जिससे कि कंपेरेबिलिटी आ सके, ट्रू एंड फेयर आ सके, और सब कॉमन तरीके से अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट बना सके इंटरनेशनल लेवल पे। और उसके आगे फिर दोबारा से वहीं से स्टार्ट हो गया कि IFRS की जरूरत क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्या है। जरूरत तो वहीं से निकल आके आ गई। एक तो एक वाइड बिजनेस हो गया, फिर उसके करेक्टरिस्टिक ही उसकी नीड के आधार बनते हैं। करेक्टरिस्टिक उसकी नीड के आधार कैसे बनते हैं, अगर हमें ट्रू एंड फेयर व्यू निकालना है और कंपेरेबल डेटा चाहिए, तो भाई ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी कंपनियां चल रही हैं उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट भी तो सिमिलर होने चाहिए, है ना। तो द इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजन आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फिगर्स ऑफ अकाउंट देयर इज अ नीड ऑफ कंसिस्टेंट डिसीजन and eliminate the recognition, measurement, and how the information is presented in the financial statement. Hence, the IFRS implement the material manipulation error in the financial statement। पहली नीड ये क्या बता रहा है, पहली नीड ये निकल के आ रही है कि जो इकोनॉमिक डिसीजन है, इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो निकल के आ रहे हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। कंसिस्टेंट, ये भी हमने पढ़ा था कि ये भी एक करेक्टरिस्टिक है
ठीक है, कंसिस्टेंट अकाउंट कंसिस्टेंसी हमने पढ़ी थी एक। ये कंसिस्टेंसी हमने पढ़ी थी, किस में पढ़ी थी, कॉन्सेप्ट में पढ़ी थी। तो अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमने पढ़ा था कंसिस्टेंट होना चाहिए अकाउंटिंग रिपोर्टिंग को। जो भी आप रिकॉर्ड बनाओगे, जो ट्रांजेक्शन बनाओगे, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। और वही एक जो है यहाँ पे जरूरत बन के आ रही है आईएफआरएस के लिए भी। वो कैसे बन के आ रही है, अगर आपका रिकॉर्ड कंसिस्टेंट नहीं होगा तो उसके जो भी मैनिपुलेशन या जो एरर है वो पकड़ में नहीं आएंगे। और उसकी प्रेजेंटेशन जो है, आपकी इंफॉर्मेशन की जो प्रेजेंटेशन है वो भी सिमिलर होनी चाहिए। IFRS help to globally harmonize the accounting activities use the regular different countries will different set of accounting rules and regulation prevented the each country. This will restrict uniformity एंड द कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल। ये वही निकल के आ रही है, बार बार चीजें वही निकल के आएंगी। कंपेरेबिलिटी, रेलिवेंस, कंसिस्टेंट, जो भी अपने कॉन्सेप्ट और जो भी क्वालिटी निकल के आती है, उन्हीं की जरूरत के लिए IFRS भी बनाया गया है। कि अकाउंटिंग की मेन जो चीजें हैं, जो कि अकाउंटिंग जिसके लिए की जाती है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वही उसकी जरूरत IFRS के लिए भी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए भी है, और कॉन्सेप्ट के लिए भी है। और ट्रू एंड फेयर व्यू जो डिसीजन मेकिंग में काम आता है, कंसिस्टेंट रिपोर्टिंग होती है, वो सारी चीजें बार बार वही आती रहेंगी। इट फैसिलिटेट ग्लोबल इन्वेस्टर। अब ये तो है ही भाई, अगर कोई इंटरनेशनल बिजनेस में मार्केट बिजनेस कर रहा है, तो एक कंट्री के सेट ऑफ रूल से तो काम करेगा नहीं। उसको तो पूरे वर्ल्ड में काम करना है, पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा है, तो सब वर्ल्ड की जितनी भी एंटिटी है उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी सिमिलर टाइप से बनने चाहिए, ताकि सिमिलर जो उसके पास प्रेजेंटेबल डाटा हो एनालाइज कर सके। तो इन्वेस्टर जो ग्लोबली वर्क करते हैं उसके लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो है जरूरत है। The uniform accounting policy and procedure of country have been agreed by IFRS. IFRS coverage and the अब IFRS क्या है? IFRS जो है इंटरनेशनल जो है बहुत सारी कंट्री आज तक अप्लीकेबल कर चुकी हैं। तो अगर किसी को मल्टीनेशनल बिजनेस कर भी रहा है, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से सिमिलर काइंड ऑफ रिपोर्ट मिलनी स्टार्ट हो गई है। इन इंडियन एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड वाइड रेंज ऑफ कवरेज। अब ये क्या है, IFRS जो धीरे धीरे करके इंडिया में भी एप्लीकेबल कर दिए गए हैं। इंडिया में इसको कौन करता है? MCA, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो है इसको कवरेज को इंडिया में एप्लीकेबल करती है। The list of Indian AS and existing standard with the compare analysis with the below। अब इसमें क्या है, इंडियन AS के बारे में बताया गया है, और उसके टाइटल और सब्जेक्ट बताए गए हैं, और उसका क्या काम है वो भी बताया गया है। पहला बताया है प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ये एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होता है। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होता है जिसमें बताया जाता है कि कंपनी के प्रेजेंटेशन, कंपनी कहाँ है, किस टाइप का बिजनेस करती है, वो सारी जो भी उसके बुक्स बनाई गई हैं उसके क्या कॉन्सेप्ट हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे AS1 में डिक्लेयर किए जाते हैं। ये थ्योरेटिकल डाटा होता है, 2-3 पेज का, कंपनी के बारे में सारा बताया जाता है कि कौन से कॉन्सेप्ट लगाए गए हैं जिससे कि कंपनी की बुक्स बनाई गई हैं। सेकंड AS होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे की गई है, FIFO के LIFO के बेस में। हम आगे सीखेंगे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करना। मैंने तुम्हें बताया भी था कि जो पहले आया वो पहले निकले, जो बाद में आया वो पहले निकले। वो क्या करता है, उसकी क्लोजिंग जो स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट करता है। कैश फ्लो क्या है, कंपनी की जो कैश पोजीशन है ईयर एंड के ऊपर, और ड्यूरिंग द ईयर कैश कहाँ कहाँ से रूट आउट हुआ है, वो सारा कैश फ्लो में दिखता है। उसके अलावा अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, ये AS8 में लिखा गया है। AS5 नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर पीरियड आइटम चेंज अकाउंट। अब AS5 में क्या है, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्राइ पीरियड आइटम एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। प्राइ पीरियड आइटम क्या होता है, मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने एक बुक्स बनाई, लेकिन कोई बिल मेरे पास आया अप्रैल में, मार्च के लिए। अब मैं वहां पे उसको बना के रिकॉर्ड को खत्म कर चुका हूँ। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को वो नेक्स्ट ईयर में बुक करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइ पीरियड आइटम हो जाएगा, यानी पिछले साल का खर्चा नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज तो बहुत एग्जाम्पल है।
आपने डेप्रिसिएशन चेंज कर दिया, ठीक है, ये लाइफ चेंज कर दी, सारी चीजें इसमें आ जाती है, उसको यहाँ रिपोर्ट करना होता है। इवेंट आफ्टर बैलेंसिंग डेट, कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो बैलेंस शीट के डेट के बाद आते हैं, जैसे कि बहुत मेजर आपका लॉस हो गया, आपकी इन्वेंट्री जल गई, तो वो सारे भी आपको रिपोर्ट करने होते हैं। कंसिस्टेंसी इवेंट एंड अकरिंग आफ्टर द डेट, कंटिजेंसी एन इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अब क्या है, कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो बैलेंस शीट के डेट के बाद आ जाते हैं, वो ही सिमिलर एएस 10 और 4 में थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटी है, जो कि आपकी एक जो भी इवेंट जो है वो बैलेंस शीट फाइनल होने के बाद आते हैं, जो कि मेजर इम्पैक्ट डालते हैं। उनको कैसे रिपोर्ट किया जाता है, किस कंडीशन में उसके लॉस को रिपोर्ट किया जाएगा, किस कंडीशन में उसको तो केवल आप उसमें एक रिमार्क लिख के छोड़ दोगे, ये जब डिटेल आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो सब आपको बताया जाएगा। अब आगे इसमें जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन का अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके रेवेन्यू को कैसे बुक किया जाएगा, वो एस 11 में है, ठीक है। इनकम टैक्स, मुझे लग रहा है इसमें है ना आईएफआरएस और इसका वो कर दिया है एप्लीकेबल, सिमिलर सिमिलर बताए गए हैं। एएस 12 इनकम टैक्स, अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी, फिक्स एसेट अकाउंटिंग, लीज, 1970 रेवेन्यू, एएस 9 रेवेन्यू का जो कंसेप्ट है वो रेवेन्यू बुक करते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट, ये सारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये आप जब डिटेल में स्टडी करोगे तो सबका है, रेवेन्यू कैसे बुक की जाएगी, एम्प्लॉय को कौन कौन बेनिफिट देने हैं, कैसे बुक करना है, गवर्नमेंट अगर कोई ग्रांट मिली है तो उसको कैसे अकाउंट फॉर करना है, फॉरेन करेंसी में अगर कोई चेंज आया है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैंने अगर फॉरेन से कोई माल खरीदा है, तो मैंने 80 रुपए के डॉलर के रुपए के हिसाब से खरीदा, बाद में जब पैसे देने की बारी आई तो डॉलर का रेट 85 रुपये हो गया, तो 5 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, उसको कैसे बुक करना है। बोरोइंग कॉस्ट, मैंने कोई इंटरेस्ट लिया है उसको कैसे बुक करेंगे। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, अगर मेरे बिजनेस में मैं अपने किसी ऐसी कंपनी से काम कर रहा हूँ, जैसे किसी बंदे से लेन देन कर रहा हूँ जो कि मेरे करंट बिजनेस में काफी इन्वॉल्वमेंट है, जैसे ओनर से ही कुछ लेन देन कर रहा हूँ, या ओनर की कोई दूसरी कंपनी है उससे लेन देन कर रहा हूँ, वो सारी क्या है, रिलेटेड पार्टी में आ जाती हैं। तो ऐसे ऐसे अकाउंटिंग डिस्क्लोजर है, सेपरेट कंसोलिडेशन है, इन्वेस्टमेंट ऑफ एसोसिएशन है, ये सारे डिस्क्लोजर हैं, ठीक है। और ये सारे डिस्क्लोजर जो है कंसोलिडेट होता है कि भाई बहुत सारे ग्रुप हैं, उनको कंसोलिडेट करके रिपोर्ट करना। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएशन, भाई जो अपनी सब्सिडरी कंपनी है जिसमें कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। फॉरेन, अगर आपने कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपरनेशनल इकोनॉमिक के इंटरेस्ट ऑफ जॉइंट वेंचर में अगर कोई किया है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपने कोई खरीदा है, जैसे कि इक्विटी में किया है या कोई आपने एफडी किया है, ठीक है, बॉन्ड खरीदे हैं, उनकी अकाउंटिंग कैसे होगी। अर्निंग पर शेयर क्या होता है, अर्निंग पर शेयर क्या होता है, जैसे कि शेयर की कैलकुलेशन कैसे होती है, कंपनी में क्या होते हैं, शेयर्स खरीदे जाते हैं, ओनर क्या खरीदता है, शेयर्स खरीदता है। मान लो उसकी एक फेस वैल्यू रखी जाती है, फेस वैल्यू लिखी जाती है, जैसे कि 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्टर ने कंपनी में लगाए हैं और वो बोल रहा है कि मेरे शेयर की जो वैल्यू है 10 रुपए है, तो आपके जो है 10,000 रुपए, इस 10,000 नंबर ऑफ शेयर हो गए, तो उसको अगर मैं लॉस एंड प्रॉफिट से डिवाइड करूंगा तो ईयर एंड में तो मेरा पर शेयर मैंने कितना कमाया कितना खोया, वो सब डिस्क्लोजर अकाउंटिंग में आते हैं। इम्पेयरमेंट लॉस प्रोविजन अगर कोई करना है, कंटीजेंट एसेट हो गया, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट हो गया, एसेट कोई खराब हो गई उसके लॉसेस बुक करने हैं, तो ये सारे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो कि डिटेल में जब आप आगे पढ़ोगे तो अच्छे से कराए जाएंगे। अब इसके आगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, तो बताने से पहले मैं बताऊंगा इंडिया में टैक्सेशन कैसे होते हैं, ठीक है। इंडिया में दो टाइप से टैक्सेशन कलेक्ट किए जाते हैं।
एक तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया जाता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया जाता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट डायरेक्ट जो इनकम कमाता है उससे पैसा ले लेती है। कैसे लेती है? मान लीजिए एक कंपनी ने एक साल में कुछ 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली कंपनी को क्या बोलेगी कि भाई आपने 1 लाख प्रॉफिट किया है, आप कंपनी में जो है 30% के हिसाब से टैक्स जमा कर दो। ये तो डायरेक्ट हो गया। लेकिन इनडायरेक्ट क्या होगा? वही जो कंपनी है वो अपने इनवॉइस पे चार्ज करेगी कुछ अमाउंट। एक तो बेसिक चार्ज करेगी, दूसरा एक टैक्स का कंपोनेंट चार्ज करेगी, और बोलेगी कि आप जिसको भी सर्विस बेचते हो, जिसको भी सामान बेचते हो, उससे वो पैसा कलेक्ट करो। जैसे कैसे? जैसे कि हम कोई सामान दुकान से लेके आ रहे हैं, कुछ भी एक कोई भी खाने की चीज लेके आ रहे हैं, कोई डिटर्जेंट लेके आ रहे हैं, कुछ भी लेके आ रहे हैं, तो उन सब पे क्या टैक्स लगा हुआ? वो टैक्स किससे कलेक्ट किया जाता है? अल्टीमेट जो कंज्यूमर होता है उससे टैक्स कलेक्ट किया जाता है जीएसटी में। एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद इसको इलेबरेट करेंगे। इसको रीड करो एक बार। जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विस। अब ये क्या कह रहा है? जीएसटी क्या है? एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। हाँ, तो जीएसटी क्या है? जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड। डेस्टिनेशन के क्या मतलब है? जहां पे भी आपकी गुड्स एंड सर्विस जा रही है वहीं से आपका टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। और टैक्स किससे कलेक्ट किया जाएगा? जो कंज्यूम करेगा, यानी कि उसको अल्टीमेटली जो उसका यूजर होगा, जो उसको कंज्यूम करेगा, उससे क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं। जीएसटी उससे कलेक्ट की जाती है। इट इज पर्पस टू बी levied all states right for manufacturing set up the final consumption of and with the credit of tax। अब क्रेडिट का क्या मतलब हो गया? क्रेडिट का क्या मतलब होता है? अब कंपनी में तो खरीदना भी रहता है, ठीक है, बेचना भी रहता है। तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि खरीदना बेचना ये क्या बोल रहा है। अब क्या है, मैंने क्या किया? मैंने 10,000 रुपए का सामान खरीदा किसी से, ठीक है भाई। अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी? अगर आप कोई सामान बेच रहे हो तो उस पे आपको 18% टैक्स लगा के बेचना है। मैंने क्या किया? 10,000 रुपए का सामान खरीदा, तो गवर्नमेंट बोलेगी आपको 18% का टैक्स लगा के खरीदना है। तो 10,000 का 18% कितना हो गया? 10,000 का 18% आपका हो गया 1,800 रुपए, ठीक है। तो आपने क्या किया? 1,800 रुपए का, तो क्या हो गया? 1,800 रुपए का हमने टैक्स इस पे लगा दिया, तो टोटल जो परचेज वैल्यू कितनी हो गई? सॉरी, टोटल जो परचेज वैल्यू हो गई, टोटल जो परचेज वैल्यू अपनी हो गई, ये उस दिन वाला है पड़ा हो। टोटल जो परचेज वैल्यू हो गई वो हो गई, तो टोटल जो परचेज हो गई वो हो गई अपनी 10,1800 रुपए, ठीक है। तो ये जो अमाउंट जो कंपनी में परचेज लेके आता है इसको टैक्स में नहीं डालते, इसको इनवर्ट टैक्स बोल देते हैं। और जब इसको बेचेगा ये 11,000 रुपए में, तो उस पे भी टैक्स लगाएगा।
तो उसको आउटवर्ड टैक्स बोल देते हैं। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कंपनी को जमा करना होता है। तो ये इनवर्ड आउटवर्ड टैक्स का थोड़ा सा आपको बता रहा था। ये यहाँ पे समझ रहा है। इट इज purpose to be levied to all stage of tax manufacturing final the consumer paid the previous stage of tax of set off। ये set off का यही मतलब है कि जो हमारे इनवर्ड जो हम परचेज करके लेके आते हैं उस पे जो टैक्स लगा होता है उसको हम जब भी लाइबिलिटी पे करेंगे तो आउटवर्ड जो हमने टैक्स लगा के भेजा है उसमें से घटा के कंपनी जमा करती है। और जो आउटवर्ड जो इनवाइस काटती है आउटवर्ड जो लाइबिलिटी आती है उसको सेट ऑफ करके पे आउट किया जाता है। इन ए नेट सेल ओनली द एडिशनल वैल्यू हैज टू बी टैक्स। ये वही बोल रहा है कि जो एडिशनल वैल्यू है वही उसको पे करनी होती है। लेकिन जो हमारे जो सेल जो भी सेल करता है जो भी अल्टीमेट कंज्यूम करता है टैक्स का बर्डन उसी के ऊपर आ जाता है। द concept of destination based consumption of the tax would be of tax authority and the jurisdiction of। अब ये उसके जुरिडिक्शन के बारे में बोल रहा है। जुरिडिक्शन क्या, जैसे कि स्टेट में और सेंटर में दोनों में जो है जीएसटी का हिस्सा बटा होता है। जो जीएसटी क्या है, ड्यूल कॉन्सेप्ट टैक्स है। उसका आधा हिस्सा कौन कलेक्ट करता है, आधा हिस्सा किसका होता है सेंटर का, आधा हिस्सा किसका होता है स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो इंडिया में जो जीएसटी लगा है वो ड्यूल कॉन्सेप्ट जीएसटी है। इसी को बोल रहा है ड्यूल कॉन्सेप्ट जीएसटी। अगर जीएसटी क्या है, अगर बिटवीन द स्टेट सेल हो रहा है तो उसमें दो होगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दो कंपोनेंट उस पर चार्ज करेगा। अगर किसी का 12% का रेट है तो वो छः छः करके 2%, दो दो चार्जेस उस पर लगाएगा और जो है वो टैक्स उस पर इनवाइस पर रेज करके और जो भी जिसको भी सामान बेच रहा है उससे कलेक्ट करेगा। देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी जो स्टेट के लिए हो गया, एसजीएसटी हो गया सेंट्रल के लिए। इसको क्या बोलते हैं, आईजीएसटी। अगर कोई मटेरियल एक ही स्टेट में बन रहा है और उसी स्टेट में बेच दिया जाता है, उसका कंजम्पशन भी उसी स्टेट में हो जाता है, तो सीजीएसटी एसटीएसटी चार्ज किया जाता है। अगर वो एक स्टेट में माल बना है और दूसरा स्टेट उसको कंज्यूम कर रहा है तो आईजीएसटी कलेक्ट किया जाता है, आईजीएसटी चार्ज किया जाता है। और आईजीएसटी के दो टुकड़े होते हैं। आईजीएसटी को कॉमनली एक ही वैल्यू करके दिखाया जाता है, लेकिन उसको उसमें दोनों स्टेट और सेंटर दोनों के हिस्से इन्वॉल्व होते हैं। द प्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। अब ये बता रहा है कि भाई जो भी पहले जो टैक्स थे, जो भी जीएसटी आने से पहले टैक्स थे, जैसे कि एक्साइज था या एडिशनल ड्यूटी था, स्पेशल ड्यूटी था, सेल्स टैक्स था, उन सबको क्लब करके सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सीजीएस जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स बना दिया गया है। द कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी रेवेन्यू ऑफ स्टेट एंट्री विल मर्ज विद द। अभी वही जैसे सेंटर के कुछ टैक्स थे वैसे स्टेट के भी बहुत सारे टैक्स थे, उन सबको भी मर्ज करके ओनली जीएसटी बना दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल रमेश इज ए डीलर। अब एक एग्जाम्पल दे रहा है, इससे हम समझने की अच्छे से कोशिश करते हैं कि क्या एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल रमेश इज ए डीलर ऑफ पंजाब इन पंजाब सेल गुड्स इन सीमा इन पंजाब वर्थ ऑफ 10,000। अब ये क्या है, एक ही स्टेट में सामान बना और इसी स्टेट में सामान कंज्यूम हो गया, तो ये क्या है, विद इन स्टेट है। विद इन स्टेट होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करेगा। अब जीएसटी का क्या रेट है, 18%, तो इसमें हाफ ऑफ करके सीजीएसटी एसजीएसटी ये चार्ज करेगा, 900 रुपये इस पे चार्ज हो जाएंगे। विल गो इन तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 900 रुपये मिल जाएंगे और पंजाब गवर्नमेंट को 900 रुपये मिल जाएंगे। जीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्विस रेवेन्यू कलेक्शन। अभी क्या है, जो एक स्टेट में माल बना और दूसरा स्टेट में अगर बेचा जाता है तो उसको उसका कलेक्शन किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और वो जो है दो स्टेट में डिवाइड हो जाए, दो स्टेट्स में डिवाइड हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बाद में स्टेट गवर्नमेंट को पे ऑफ कर देगी। आईजीएसटी चार्ज ट्रांसफर, आईजीएसटी
चार्ज ऑन ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स वन ऑर्डर। ये वही बोल रहा है कि आईजीएसटी कब चार्ज किया जाएगा, अगर एक स्टेट में मटेरियल कोई बना है और दूसरे स्टेट में जा रहा है, एक स्टेट की सर्विस अगर दूसरे स्टेट में जा रही है तो आईजीएसटी चार्ज किया जाता है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अब ये बोल रहा है इंपोर्ट ऑफ गुड तो वैसे ही आउटसाइड हो गया, जिस स्टेट में कंज्यूमर है उससे बाहर हो गया तो वो तो आईजीएसटी की सर्विसेज हो गई। फॉर एग्जाम्पल, इफ द गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश टू राजस्थान देन द आईजीएसटी विल attract. Let us extend the above example understanding the SGST the रमेश और मध्य प्रदेश गुड सेल्स इन आंध्र प्रदेश। अब ये क्या कर रहा है कि 10 लाख रुपए का जो मटेरियल है वो स्टेट गवर्नमेंट का जो मटेरियल है वो applicable GST in 18%, 9%, 9%. In this case, the dealer will charge 18,000 IGST टू स्टेट गवर्नमेंट। अब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर मटेरियल जो बिक रहा है उसमें क्या होगा, आईजीएसटी चार्ज होगी। India is a federal country where the both of central and central has been assigned power of the levy and collection tax, appropriate legislation, both of the government and district performing of the power of prescription constitution need the resource GST will thereby the constitution federal and the। अब ये स्ट्रक्चर को बता रहा है कि जो है इंडियन का जो इंडिया जो कंट्री है उसका स्ट्रक्चर जो स्टेट और सेंट्रल दोनों में बटा हुआ है, तो उसके जितने भी कलेक्शन हैं, ये जितने भी चार्जेस कलेक्ट करते हैं वो सेंट्रल और स्टेट दोनों में डिवाइड हो जाते हैं। अब उसका आगे ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को बता रहा है, जबकि ये पहले आना चाहिए था। स्लाइड जो है ये बाद में आया है। इसके आगे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब चीजें जो है हम कल की क्लास में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। थोड़ा सा इस चार्ट को समझ लेते हैं आज, उसके बाद चार्ट को समझने के बाद बाकी चीजें हम कल करेंगे। अब इसमें क्या है, डायरेक्ट टैक्स, सॉरी क्या बना दिया है इसमें, डायरेक्ट टैक्स ये गलत लिखा है, इसमें टैक्सेस होना चाहिए था। यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट वो दोनों अलग अलग होते हैं, यहाँ पे केवल टैक्स होना चाहिए, ये डायरेक्ट टैक्स गलत लिखा है, ओनली टैक्सेस होना चाहिए। और टैक्सेस में क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स भी होते हैं और डायरेक्ट टैक्स भी होते हैं। तो इसने बताया कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है और कैसे है। अब डायरेक्ट टैक्स में तो इनकम टैक्स आ जाता है, मेजर जो अपना इनकम टैक्स 1961 है गवर्नमेंट ने जो एक्ट बनाया है वो डायरेक्ट टैक्स में आ जाता है। अभी इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आ जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स में जो क्या आते थे, सेंट्रल टैक्स, फिर सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कंसर्न जो है कस्टम, और स्टेट में आते थे वैट, एंट्री टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। इन सबको टैक्स को सबको मिला के क्या बना दिया गया है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंडर में एक ही कानून बना दिया गया है, कस्टम को अगर छोड़ दे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कस्टम अभी भी अलग है। तो मेजरली जो जितनी भी सर्विसेज थी, मेजर सब सर्विसेज हैं उस पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स एप्लीकेबल हो गया है। कुछ एक सर्विस आज के टाइम पे है जैसे पेट्रोल है, ठीक है, जो ह्यूमन कंजम्पशन लीकर है, उन सब पे अभी भी जो है जो पहले वाले जो टैक्स है वो लगे हुए हैं, और उन पे भी गवर्नमेंट जब से नोटिफाई करेगी तो वो सब क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में आ जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अब ये कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। तो जीएसटी इज ए कॉमन लॉ एंड प्रोसीड्यूर कंट्री। अब ये क्या है, सिंगल लॉ है, पूरी कंट्री में एडमिनिस्ट्रेटिव में आसानी रहती है, एक ही लॉ है। ऐसे मल्टीपल लॉ नहीं है जो पहले बहुत सारे लॉ बने पड़े थे, सबको अलग अलग तरीके से रिपोर्ट करना। बिजनेसमैन को हम चेक कर रहे थे, नेट की डिस्कनेक्टिविटी से थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि डेस्टिनेशन जहाँ पे कंज्यूम होगा वही टैक्स है, और सिंगल टैक्स है। जैसे पहले की जैसे मल्टीपल टैक्स नहीं है कि बिजनेसमैन कभी सी एक्साइज ड्यूटी भर रहा है, कभी सेंट्रल टैक्स भर रहा है, कभी उसके फॉर्म भर रहा है, कभी उसके फॉर्म भर रहा है, तो वो सारी चीजें अब बंद हो गई है। ये क्या जीएसटी की कैरेक्टरिस्टिक है। जीएसटी से कंप्रेहेंसिव लेवी एंड कलेक्शन बोथ सर्विस टैक्स।
अब क्या, पहले क्या था, गुड्स के लिए अलग टैक्स था, एक्साइज टैक्स, और सर्विस के लिए सर्विस टैक्स। जीएसटी इज comprehensive and levy collection in both of goods and service tax. Minimized number of rates of tax does not exist. अब ये नंबर ऑफ टैक्सेस जो हैं वो भी दो ही तरीके से हैं, एक सेंट्रल टैक्स, एक जो है एक स्टेट का टैक्स। देयर इज ए नो स्कोप ऑफ लेवी एक्सेस स्केल एडिशनल और टर्नओवर टैक्स। अब इसमें एडिशनल जो टैक्स है, रीसेल टैक्स है, वो सब जो सेस है वो सब क्या है, क्लोज कर दिए गए। देयर इज नो मल्टीपल लेवी ऑफ सर्विस टैक्स सच एज सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स और प्राइस। अब जो मल्टीपल जो टैक्स पहले लग रहे थे वो सब टैक्स क्या है, यहाँ पे बंद हो गए हैं। बाकी का जो चैप्टर है अपना, वो अब कल करते हैं। अच्छा, अभी तक तुम्हारे कोई क्वेश्चन है तो एक बार पूछ लो। तुम्हारा कोई क्वेश्चन है अभी तक के लिए? आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, क्वेश्चन है कोई? चलो, कल कल के लिए लिख रख लो, कल जो क्लास होगी उसमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन करेंगे।